मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चुरा कर लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। अपनी हालत देखिए, अभी पुलिस बुलाती हूँ, जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ, समझा? उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वह आज भगा रही है वही बच्चा एक दिन उसी बैंक की किस्मत पलट देगा। उस शाम दादी माँ की आंखें लगातार छलक रही थीं। 12 साल का राजू उनके सीने से चिपका हुआ सिसक रहा था। दादी, मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे फिर मारेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। बैंक में जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था। दादी और राजू थोड़े से पैसे जमा करने बैंक पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पहली ने दूसरी से कहा, यह बच्चा यहां क्यों आया है? दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, या तो भीख मांगने आया होगा या चोरी करने का इरादा है। दूसरी हंस पड़ी, इसके कपड़े देखकर तो यही लगता है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्चे का वे मजाक उड़ा रही हैं वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। राजू की आंखें भर आईं। दादी, ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी एक महिला कर्मचारी ने तेज आवाज में कहा, अरे छोटे, तू यहाँ क्यों आया है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? गार्ड ने आगे बढ़कर राजू को धक्का दे दिया। यहाँ अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों की यहाँ कोई जगह नहीं। राजू गिरते गिरते बचा और जोर जोर से रोने लगा। पूरा बैंक ये सब देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। राजू पीछे हट गया और दादी के पीछे छुप गया। दादी, मुझे घर जाना है, वह रोते हुए बोला। दादी माँ ने कांपते हाथों से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें कुछ गिने चुने नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, हमें बस जमा करने हैं। महिला कर्मचारी ने बटुए को देखा और हंस पड़ी। अरे ये क्या है, इतने कम पैसे लेकर बैंक चले आए? उसी वक्त बैंक के एक कोने में बैठे एक शख्स ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला। उसका नाम था राकेश कुमार, स्थानीय पत्रकार था। वह अपने किसी काम से बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। यह गलत है, उसने मन ही मन कहा, और बिना किसी शोर के पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। राजू का गला सूख रहा था। उसने दादी का हाथ खींचा। दादी, मुझे पानी चाहिए। दादी माँ ने धीरे से पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया। बेटा, वहां पानी है। लेकिन इससे पहले कि राजू एक कदम आगे बढ़ा था, गार्ड ने उसे रोक लिया। रुक, ये पानी तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, ये ग्राहकों के लिए है, कहीं और जाकर पी। आखिरकार दादी माँ ने राजू का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां से चलते हैं। राजू रोता हुआ दादी के साथ बैंक से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद राकेश भी बाहर आया और उनके पास पहुंचा। आंटी जी, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पत्रकार हूं। अंदर जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूं? बेटा, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस पैसे जमा करने आए थे। राकेश ने सम्मान से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं शाम को आपके घर आकर पूरी बात विस्तार से जानना चाहता हूं। लोगों को यह सच्चाई जाननी चाहिए। दादी माँ ने उसे अपना पता दे दिया। शाम को राकेश कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर उनकी झुग्गी में पहुंचा। राजू एक कोने में चुपचाप बैठा था। राकेश उसके पास बैठ गया। राजू बेटा, आज बैंक में क्या हुआ था? अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। यह सुनकर राकेश की आंखें नम हो गईं। उसने कैमरा ऑन किया और राजू की बात रिकॉर्ड करने लगा। दादी माँ ने भी अपनी कहानी सुनाई। बेटा, ये राजू मुझे आज से 10 साल पहले बस स्टैंड पर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं आया उसे लेने, तब से ये मेरे साथ है। राकेश ने पूछा, आपने पुलिस में शिकायत की थी? हाँ बेटा, की थी, दादी माँ ने कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बातों बातों में उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र भी किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी उम्मीद में बैंक गई थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। राकेश ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड की। घर लौटकर राकेश ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना का वीडियो एडिट किया। उसमें राजू और दादी माँ का इंटरव्यू जोड़ा। वीडियो का शीर्षक था, 12 साल के बच्चे को बैंक में चोर कहा गया, क्या यही है हमारे बैंक का सिस्टम? उसने वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और लिखा, यह घटना बताती है कि हमारे समाज में गरीबों को आज भी इंसान नहीं, शक की नजर से देखा जाता है। वीडियो आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कैमरे तैयार थे,
हेडलाइंस बन चुकी थी। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारे बैंक सच में ऐसे ही होते हैं? क्या गरीब या साधारण दिखने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? दादी मां ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं होती। लेकिन राजू का बचपन इतना बड़ा सच समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में बस एक ही तस्वीर बन चुकी थी। बैंक एक डरावनी जगह है जहां लोग डांटते हैं, डराते हैं और रुला देते हैं। उधर दादी मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन तुरंत करना होगा वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च सुनकर दादी मां की सांसें अटक गई थीं। उनके पास इतने पैसे कहां थे? वे इसी उम्मीद में राजू को लेकर बैंक गई थीं कि शायद कोई लोन मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बैंक में जो हुआ उसने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी। उस रात दादी मां ने कहा, अब इलाज नहीं करवाएंगे बेटा। राजू कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस इतना नजर आ रहा था कि दादी मां बहुत उदास है और दर्द में भी। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक आलीशान होटल के कमरे में बैंक मालिक विनोद मेहता अपना फोन देख रहे थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ गया। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, किसी और बैंक का मामला होगा। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उनका चेहरा सख्त पड़ता चला गया। यह तो उनका ही बैंक था। काउंटर पर बैठी महिलाएं उनकी ही कर्मचारी थी। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार, उन्होंने खुद से कहा। यह सिर्फ बैंक की बदनामी नहीं है, यह इंसानियत की हार है। एक पिता होने के नाते उनका दिल और भी भारी हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने वीडियो में दादी मां की बात सुनी। यह बच्चा मुझे बस स्टेशन पर मिला था। वही बस स्टेशन, वही तारीख, वही समय, वह जगह जहां सालों पहले उनका अपना बेटा खो गया था। उनकी आंखें भर आईं। इन सालों में पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, मीडिया सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज इस वीडियो में उन्हें पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त मैनेजर सूरज वर्मा को फोन लगाया। सूरज, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, अभी इसी वक्त वहां पहुंचो, यह बहुत जरूरी है। सूरज ने कोई सवाल नहीं किया, बैंक का काम वहीं छोड़ा और तुरंत उस पते की ओर निकल पड़े। जब सूरज वर्मा दादी मां की झुग्गी के सामने पहुंचे तो उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर बीमार दादी मां और राजू। सूरज ने बेहद नरमी से बात शुरू की। दादी मां ने कहा, मैं बस स्टेशन पर बैठी थी, तभी ये बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया। नाम भी नहीं बता पा रहा था, बस रोए जा रहा था। दिल पसीज गया, मैं इसे छोड़ नहीं पाई। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई नहीं आया। वक्त बीतता गया और अनजाने में ही राजू उनकी पूरी दुनिया बन गया। सारी बात सुनते ही सूरज वर्मा ने तुरंत विनोद मेहता को फोन किया। विनोद, हालात बहुत नाजुक हैं। दादी मां की तबीयत बेहद खराब है। एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। और हां, जो तारीख, समय और जगह तुमने बताई थी, सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा है। उस पल विनोद के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जली, लेकिन उसी के साथ डर भी था, कहीं यह सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई रिस्क नहीं लेंगे। दादी मां और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। इलाज में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं देखूंगा। सूरज ने बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस बुलाई। दादी मां और राजू को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। उधर राजू, वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। सूरज ने उसे पास बिठाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत बेटा, दादी मां ठीक हो जाएंगी। इसी बीच विनोद मेहता ने अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़ दी थी। फ्लाइट में बैठे बैठे उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह मेरा बेटा हो सकता है? अगले ही दिन वे भारत पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। जैसे ही उनकी नजर राजू पर पड़ी, उनके आंसू खुद ब खुद बह निकले। बच्चे के चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिखी, वही आंखें, वही मासूमियत। दिल कह रहा था यही है, लेकिन दिमाग सबूत मांग रहा था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मुझे डीएनए टेस्ट कराना है। डॉक्टर ने समझाया कि रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। विनोद ने कहा, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूं, कुछ दिन और सही। ऑपरेशन सफल रहा। जब दादी मां को होश आया तो वे हैरान रह गए। मैं यहां कैसे? सूरज मुस्कुराए और बोले, एक अच्छे इंसान ने आपका इलाज करवाया है, बस यही समझ लीजिए। उधर बैंक के बाहर तूफान मचा हुआ था। मीडिया की भीड़, सवाल, क्या यही है बैंक की इंसानियत? क्या गरीबों के साथ यही बर्ताव होता है? वे दो महिला कर्मचारी और गार्ड जिन्होंने राजू के साथ बदसलूकी की थी, अब डर में जी रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
बाकी स्टाफ भी बेचैन था। पूरे बैंक की छवि दांव पर लगी थी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के नारे लग रहे थे, हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। कुछ दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट विनोद मेहता के हाथ में दी। जैसे ही उन्होंने कागज खोला, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू उनका बेटा था। बरसों की तलाश आज खत्म हो गई थी। विनोद ने राजू को सीने से लगा लिया और देर तक रोते रहे। राजू कुछ नहीं समझा, बस इतना जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दादी माँ को बचाया। जब दादी माँ को सच्चाई पता चली, उनकी आंखें भी भर आईं। विनोद ने दादी माँ का हाथ थाम लिया। आपने मेरे बेटे को माँ से कम नहीं समझा, वे बोले। आज से आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी माँ है। और उसी पल विनोद मेहता ने दिल में एक और फैसला कर लिया। अब सिर्फ एक बेटे को नहीं, बल्कि इंसानियत को भी इंसाफ दिलाना है। अब बैंक सिर्फ पैसों की जगह नहीं रहेगा, यह इंसाफ और एहसास की मिसाल बनेगा। विनोद मेहता ने बड़े प्यार से राजू से कहा, बेटा तुम्हें एक बार फिर बैंक जाना होगा। इतना सुनते ही राजू घबरा कर बोला, नहीं पापा, वहां वे लोग मुझे फिर मारेंगे, डांटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। और जिस बैंक से तुम डरते हो वह हमारा अपना बैंक है। राजू हैरान रह गया। उसका मासूम दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। पापा, जो बैंक मुझे चोर समझ रहा था, जो लोग मुझे रुला रहे थे, वो आपका कैसे हो सकता है? तब विनोद मेहता ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत। बेटा, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से पूरा सिस्टम गलत नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। अगले दिन बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। विनोद मेहता अपने बेटे राजू को लेकर बैंक पहुंचे। राजू के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, इतना भारी कि उसे संभालना भी मुश्किल लग रहा था। उस बैग में ढेर सारा पैसा था, वही पैसा जो विनोद ने अपने बेटे को दिया था, एक सबक सिखाने के लिए। जैसे ही राजू बैंक के अंदर आया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। अरे, ये तो वही बच्चा है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। राजू बिना रुके सीधे उसी काउंटर पर पहुंचा जहां वे दोनों महिलाएं बैठी थीं। उसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। नोटों का ढेर देखकर बैंक में सन्नाटा छा गया। राजू ने कहा, आपने कहा था कि मैं चोरी करने आया हूं, मेरी औकात नहीं है यहां पैसा जमा करने की। देखिए, मैं पैसा लेकर आया हूं, अब इसे जमा कीजिए। उन दोनों महिलाओं और गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। उसी पल बैंक के दरवाजे खुले और विनोद मेहता अंदर आए। सभी कर्मचारी ध्यान दें, विनोद मेहता ने सबके सामने ऐलान किया, यह बच्चा राजू मेरा बेटा है, और जिन कर्मचारियों ने इसके साथ बदसलूकी की थी, उन्हें इस पल से नौकरी से निकाला जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग एक मासूम बच्चे के साथ इंसानियत भूल सकते हैं, वे हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। जिसे वे गरीब बेसहारा बच्चा समझ रहे थे, वह बैंक मालिक का बेटा निकला। उन्होंने सिक्योरिटी बुलवाई और उन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। वायरल वीडियो वाला बच्चा निकला बैंक मालिक का बेटा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था यह कर्मों का फल है, कोई बोला यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैनेजर सूरज वर्मा की आंखें भर आई थीं। वे जानते थे कि विनोद ने अपने बेटे को खोकर कैसे कैसे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उन्हें वो सब लौटा दिया था। विनोद मेहता ने एक बड़ा सुकून भरा घर लिया, जहां तीनों चैन से रह सके। राजू के लिए अच्छा स्कूल तय हुआ। दादी माँ के लिए घर पर ही नर्स रखी गई। जिंदगी ने आखिरकार उनके जख्मों पर मरहम रख दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। मेरी बात सुनिए, हमारे पैरों के नीचे मौत है। क्या बकवास कर रहा है? पागल है क्या? भाग यहाँ से। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ए लड़के, दिमाग खराब है क्या तेरा? जा यहाँ से। हमारा रडार सिस्टम चालू है, हर जगह सेंसर लगे हैं, पत्ता भी हिलता है तो हमें पता। साहब, आप तो बड़े अफसर हो, आप मेरी बात मान लो, मैं झूठ नहीं बोलता। वहाँ घास सूख गई है, नीचे मशीनें चल रही हैं। बेटा, अब घर जाओ, रात हो रही है। ये बड़ों का काम है, फौज का काम है। जंग की बातें तुम बच्चे नहीं समझोगे। चलो जाओ अपनी माँ के पास। वो मेरी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं गंदा हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। सरहद पर खामोशी थी, मगर यह वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। भारत की सीमा पर तैनात एक आर्मी पोस्ट पर 50 जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे।
कुछ सो रहे थे तो कुछ अंधेरे में आंखें गड़ाए पहरा दे रहे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत उनके सामने से नहीं बल्कि उनके पैरों के नीचे से आ रही है। जमीन के 20 फीट नीचे मौत का रास्ता बनाया जा रहा था। दुश्मन देश के 100 से ज्यादा कमांडो एक सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसने के लिए तैयार थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और एक ही मकसद था, पूरी पोस्ट को उड़ा देना और सोते हुए जवानों को खत्म करना। लेकिन उन हथियारों और टेक्नोलॉजी के बीच एक चीज थी जिसका अंदाजा दुश्मन को भी नहीं था। एक 14 साल का गरीब बकरी चराने वाला लड़का जिसका नाम विक्रम था। उसके पास कोई रडार नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक पुरानी लाठी थी और अपने दादाजी की दी हुई सीख। क्या एक मामूली चरवाहा पूरी बटालियन को बचा पाएगा, या फिर वह रात भारतीय सेना के लिए काली रात बन जाएगी? यह कहानी आपको बताएगी कि देशभक्ति वर्दी की मोहताज नहीं होती। अगर आपको अपनी सेना पर गर्व है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए सरहद की उस खौफनाक रात का सच जानते हैं। कश्मीर की उन ऊंची पहाड़ियों पर शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और अंधेरा चीते की रफ्तार से घाटियों में फैल रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अगर पानी बाहर रह जाए तो वह पत्थर बन जाए। यह इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के बिल्कुल करीब था। यहाँ की हवा में भी बारूद की गंध और तनाव हमेशा महसूस होता था। गांव वाले सूरज ढलने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि रात को यहाँ सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती थी। लेकिन उस दिन 14 साल का विक्रम अपनी बकरियों को लेकर घर लौटने में लेट हो गया था। विक्रम बहुत गरीब था। उसके पिता नहीं थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसका पूरा घर उन 4 बकरियों के दूध और ऊन पर चलता था। विक्रम अपनी बकरियों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। जब वह उन्हें हाँकते हुए कंटीली तारों के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उस इलाके में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश हुई थी, इसलिए पूरी जमीन हरी भरी थी। हर तरफ गीली मिट्टी की खुशबू थी और घास ओस से भीगी हुई थी। लेकिन एक खास जगह पर लगभग 10 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी पट्टी में घास बिल्कुल सूखी और पीली पड़ गई थी, जैसे वहां की जमीन मर चुकी हो। बाकी पूरी पहाड़ी हरी थी, सिर्फ वह एक लकीर सूखी थी। कोई आम इंसान होता तो इसे नजरअंदाज कर देता, सोचता कि शायद धूप ज्यादा लगी होगी। लेकिन विक्रम साधारण लड़का नहीं था। उसके दिमाग में अचानक उसके दादाजी की आवाज गूंज उठी। उसके दादाजी जो कभी फौजियों के लिए गाइड का काम करते थे, उन्होंने मरते वक्त विक्रम को एक बात बताई थी, बेटा जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ऊपर की घास बिना वजह सूखने लगे और पीली पड़ जाए तो समझ लेना कि नीचे की मिट्टी खोखली है, जड़ों को मिट्टी नहीं मिल रही है, नीचे कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम वहीं रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बकरियों को वहीं छोड़ा और दबे पांव उस सूखी घास के पास गया। उसने अपने घुटने मोड़े और हाथ से जमीन को छूकर देखा। बाकी जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन घास की वह सूखी पट्टी हल्की गर्म थी। विक्रम समझ गया कि यह कोई कुदरती घटना नहीं है। जमीन के नीचे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो गर्मी पैदा कर रहा है और जिसने मिट्टी की नमी सोख ली है। उसने अपना कान जमीन पर लगा दिया। वह अपनी सांस रोककर सुनने लगा। पहले उसे सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दी, लेकिन फिर उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, खुर्र खुर्र खुर्र, जैसे कोई बहुत गहराई में खुदाई कर रहा हो या लोहे से मिट्टी काट रहा हो। विक्रम का खून जम गया। यह आवाज चूहों की नहीं थी, यह आवाज मशीनों और इंसानों की थी। उसे लोहे के टकराने की धीमी आवाज भी सुनाई दी। वह समझ गया कि दुश्मन जमीन के नीचे सुरंग बना रहा है और वह सुरंग सीधा भारतीय आर्मी पोस्ट के नीचे खुलने वाली है। शायद वे लोग बारूद बिछा रहे थे। अंधेरा गहरा हो रहा था। विक्रम जानता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो आज रात तबाही मच जाएगी। वह उठा और अपनी बकरियों को भगवान भरोसे छोड़कर आर्मी पोस्ट की तरफ भागा। वह पहाड़ी रास्तों पर हिरण की तरह दौड़ रहा था। उसके फटे हुए जूते पत्थरों पर फिसल रहे थे, उसके पैर छिल रहे थे, लेकिन उसे रुकने का होश नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चित्र चल रहा था, हमारे सोते हुए सैनिक और नीचे बारूद बिछाते दुश्मन। विक्रम हांफता हुआ आर्मी पोस्ट के मुख्य गेट पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी और गला सूख चुका था। वहां संतरी ड्यूटी पर तैनात था।
हाथ में राइफल और चेहरे पर सख्ती। संतरी को देखकर विक्रम को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, साहब साहब दरवाजा खोलो, अनर्थ होने वाला है, दुश्मन आ रहा है। संतरी ने उसे रोका और कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से, यह कोई खेल की जगह नहीं है। विक्रम गेट की जाली पकड़कर रोने लगा। उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा, साहब मैं विक्रम हूँ, पास वाले गांव से। नीचे उस पुरानी पहाड़ी के पास दुश्मन ने सुरंग बना ली है। मैंने आवाज सुनी है साहब, जमीन गर्म है वहां की। वे लोग आज रात हमला करेंगे। संतरी ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, बिखरे बाल और एक गंदा सा लड़का। संतरी को लगा कि यह बच्चा या तो पागल है या फिर खाने के लिए बहाने बना रहा है। अक्सर गांव के बच्चे खाने की लालच में पोस्ट के पास आ जाते थे। संतरी ने डांटते हुए कहा, ए लड़के, दिमाग खराब है क्या? हमारा रडार सिस्टम चालू है, हमारे पास सेंसर लगे हैं। अगर कोई सुरंग होती तो हमें पता चल जाता। तू हमें सिखाएगा? चल भाग यहां से, वरना डंडे पड़ेंगे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि रडार जमीन के बहुत नीचे की हलचल को शायद नहीं पकड़ पा रहा था या दुश्मन बहुत शातिर था। विक्रम गिड़गिड़ाया, साहब मेरी बात मान लो, वहां घास सूख गई है, नीचे खुदाई चल रही है। प्लीज मेजर साहब को बुलाओ, एक बार चेक कर लो साहब। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे गोली मार देना। शोर सुनकर पोस्ट के अंदर से एक हवलदार बाहर आया। उसने पूछा, क्या तमाशा है? संतरी ने हंसते हुए कहा, सर यह पागल लड़का कह रहा है कि इसने सुरंग ढूंढी है जो हमारे लाखों के रडार को नहीं दिखी। हवलदार ने विक्रम को घूर कर देखा और बोला, बेटा घर जाओ, रात हो रही है, ये बड़ों का काम है। जंग की बातें तुम नहीं समझोगे, जाओ अपनी माँ के पास। विक्रम को लगा कि उसका दिल टूट जाएगा। वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी गरीबी उसके सच पर भारी पड़ रही थी। उसे वहां से धक्के देकर भगा दिया गया। लोहे का गेट उसके मुंह पर बंद हो गया। विक्रम धीरे धीरे कदमों से वापस मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चाहता तो अपने घर जाकर छुप सकता था, वह अपनी माँ के पास जाकर सो सकता था, लेकिन उसे बार बार उन फौजी भाइयों का चेहरा याद आ रहा था जो अंदर बेफिक्र सो रहे थे। वह जानता था कि अगर वह घर चला गया तो सुबह तक ये सब जिंदा नहीं बचेंगे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने एक फैसला किया, अगर फौज उसकी बात नहीं मान रही तो उसे खुद ही दुश्मन को बाहर निकालना होगा। उसे सबूत देना होगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। विक्रम वापस उसी जगह की तरफ भागा जहां सूखी घास थी। रात पूरी तरह गिर चुकी थी। चांद बादलों में छिप गया था। सन्नाटा इतना था कि वह अपनी धड़कन सुन सकता था। वह उस सूखी पट्टी के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां झाड़ियों के बीच से बहुत हल्का सा धुआं निकल रहा था। शायद नीचे ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए उन्होंने कोई छोटा सा छेद किया था सांस लेने के लिए। यह एक वेंटिलेशन पाइप जैसा था जिसे झाड़ियों में छुपाया गया था। विक्रम के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसे अपने दादाजी का नुस्खा याद आया कि बिल में से सांप को निकालना हो तो आग मत लगाओ, धुआं करो। विक्रम ने आसपास देखा। वहां सूखी लकड़ियां और चीड़ के पेड़ों के सूखे पत्ते बहुत सारे पड़े थे। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारी सूखी घास और फिर उसके ऊपर ढेर सारे गीले पत्ते जमा किए। उसका प्लान बहुत सीधा था, लेकिन जानलेवा था। वह जानता था कि अगर उसने उस छेद के ऊपर आग जला दी तो धुआं ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आग के ऊपर गीले पत्ते डाल दिए और उसे ऊपर से ढक दिया तो हवा के दबाव से सारा धुआं नीचे सुरंग में भर जाएगा। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी जेब से माचिस निकाली। हवा तेज थी। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी बुझ गई। विक्रम ने भगवान का नाम लिया और तीसरी तीली जलाई। उसने सूखी घास के ढेर को उस बारीक छेद के ऊपर रखा और आग लगा दी। आग जल उठी। फिर उसने तुरंत उसके ऊपर ढेर सारे गीले पत्ते डाल दिए। गीले पत्तों ने आग को बुझाया नहीं, बल्कि घना और कड़वा सफेद धुआं पैदा कर दिया। विक्रम ने अपनी पुरानी ऊनी चादर निकाली और उस ढेर के ऊपर डाल दी और खुद उसके ऊपर लेट गया, ताकि धुआं बाहर न निकले बल्कि जमीन के अंदर जाए। जमीन के नीचे 20 फीट गहराई में दुश्मन के सैनिक अपनी खुदाई के आखिरी चरण में थे। वे पोस्ट से बस कुछ ही मीटर दूर थे और बारूद सेट कर रहे थे। अचानक सुरंग में खांसी की आवाजें आने लगीं। वह कड़वा और जहरीला धुआं सुरंग में तेजी से भरने लगा। दुश्मन सैनिकों का दम घुटने लगा। उनकी आंखों में जलन होने लगी।
वे खामोश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुआं बर्दाश्त से बाहर था। अंदर अफरा तफरी मच गई। विक्रम ऊपर जमीन पर कान लगाकर सुन रहा था। नीचे हड़कंप मच गया था। उसे नीचे से गालियां देने की आवाजें और खांसने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, और तभी वह हुआ जिसका विक्रम को डर था। नीचे से किसी दुश्मन सैनिक ने घबराहट में ऊपर की तरफ अपनी राइफल से गोली चला दी ताकि हवा का रास्ता खुल सके। गोली जमीन को चीरती हुई ऊपर आई। विक्रम की किस्मत अच्छी थी कि वह 1 इंच खिसक गया था। गोली उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकली और उसकी चादर में छेद कर गई। विक्रम डर के मारे लुढ़क कर दूर जा गिरा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन गोली की वह आवाज रात के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी। अब सबूत मिल चुका था। आर्मी पोस्ट पर तैनात संतरी ने गोली की आवाज सुनी। हवलदार और मेजर साहब तुरंत बाहर आए। फायरिंग कहां से हुई? मेजर ने चिल्लाकर पूछा। संतरी ने कांपते हुए उंगली उठाई। सर, उसी तरफ से जिधर वह लड़का बता रहा था। मेजर का माथा ठनका। उनका तजुर्बा बता रहा था कि लड़का सच बोल रहा था। उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। पोजीशन लो, क्विक रिएक्शन टीम मेरे साथ आओ, हमला हुआ है। मेजर और 10 जवान उस दिशा में दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का जमीन पर लेटा है और एक ढेर से धुआं निकल रहा है, और उसी जमीन के नीचे से खांसने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेजर समझ गए, यह एम्बुश था। दुश्मन नीचे था। घेरा डालो। मेजर ने इशारा किया। जवानों ने तुरंत उस इलाके को घेर लिया और अपनी राइफलें जमीन की तरफ तान दी। मेजर ने विक्रम को खींचकर पीछे किया और अपने जवानों को आदेश दिया, ग्रेनेड डालो। जवानों ने पिन निकाली और उस वेंट पाइप के जरिए 2 ग्रेनेड अंदर डाल दिए। धूम धूम। जमीन के अंदर 2 जोरदार धमाके हुए। जमीन हिल गई। सुरंग का एक हिस्सा धंस गया। धूल का गुबार उड़ा। अंदर से चीखें आईं और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद जब फौजियों ने खुदाई करके देखा तो वे सन्न रह गए। नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो सीधा पोस्ट के नीचे जा रही थी। वहां 5 आतंकी मरे हुए पड़े थे और बाकी सुरंग के रास्ते पीछे भाग गए थे। उनके पास इतना RDX और हथियार थे कि वह पूरी पोस्ट को उड़ा सकते थे। नक्शे मिले जिनमें पोस्ट की पूरी जानकारी थी। एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया था। सुबह हो चुकी थी। पूरी पोस्ट पर और आसपास के गांवों में विक्रम का नाम गूंज रहा था। जिस लड़के को रात में पागल कहकर भगा दिया गया था, आज वह उन सब की जान का रखवाला बन गया था। मेजर साहब खुद विक्रम के पास आए। विक्रम एक कोने में बैठा था। उसके हाथ काले थे और चेहरा धुएं से सना हुआ था। वह अभी भी सहमा हुआ था। मेजर साहब ने अपनी टोपी उतारी और विक्रम के सामने घुटने के बल बैठ गए। यह एक बहुत बड़ा दृश्य था। एक भारतीय सेना का अधिकारी एक गरीब चरवाहे के सामने झुका हुआ था। मेजर ने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें लगा हम सब जानते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली रडार इंसान का दिमाग और हिम्मत है। अगर तुम अपनी जान पर खेलकर वह धुआं नहीं करते तो आज हम सब मर चुके होते। तुम आज के असली हीरो हो। विक्रम ने धीरे से कहा, साहब, मुझे हीरो नहीं बनना। मुझे तो बस यह डर था कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे गांव की रक्षा कौन करेगा। दादाजी कहते थे कि फौजी है तो हम चैन से सोते हैं। मेजर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने विक्रम को गले लगा लिया। वहां खड़े हर जवान ने उस छोटे बच्चे को सैल्यूट किया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली तक बात पहुंची कि कैसे एक बकरी चराने वाले ने एक बहुत बड़ी घुसपैठ नाकाम कर दी। अगले दिन एक समारोह हुआ। बड़े अधिकारी आए। विक्रम को सम्मानित किया गया। जब उससे पूछा गया कि उसे इनाम में क्या चाहिए, पैसे या नौकरी, तो विक्रम ने जो जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया। विक्रम ने कहा, साहब, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे गांव तक पक्की सड़क नहीं है। जब कोई बीमार होता है तो उसे कंधे पर उठाकर शहर ले जाना पड़ता है। मेरी माँ भी बीमार है। अगर हो सके तो मेरे गांव के लिए सड़क बनवा दीजिए ताकि एम्बुलेंस आ सके। उसकी निस्वार्थ मांग सुनकर वहां मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाईं। सेना ने तुरंत वादा किया कि सड़क भी बनेगी और विक्रम की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी सेना उठाएगी। आज विक्रम उस पोस्ट का सबसे लाडला बेटा है। अब जब भी वह अपनी बकरियां चराने वहां से गुजरता है तो संतरी उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराते हैं और सैल्यूट मारते हैं,
क्योंकि वे जानते हैं कि वर्दी सिर्फ कपड़ों से नहीं बनती, वर्दी बनती है उस जज्बे से जो देश के लिए धड़कता है। उस रात विक्रम ने साबित कर दिया कि देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर खड़ा जवान नहीं करता, बल्कि देश का हर वो नागरिक करता है जो जाग रहा है। दोस्तों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि देशभक्ति किसी हैसियत की मोहताज नहीं होती। एक छोटा सा लड़का भी देश की ढाल बन सकता है। अगर विक्रम की बहादुरी और समझदारी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। एक मासूम हाफिज कुरान लड़की की शादी एक गड्ढे से कर दी गई, मगर किसी ने नहीं जाना कि उस गड्ढे के अंदर कौन सा राज छुपा है। और शादी के बाद उस गड्ढे ने लड़की के साथ जो किया उसे सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जब रात गुजरी तो ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा गांव कांप उठा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अंजाम नहीं बल्कि एक सबक है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर सुनें। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो अरसे से बेऔलाद था। बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला ने उसकी बीवी की गोद भरी और उसके घर में बच्चे की छलकारियां गूंजने लगी। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। बादशाह अपने बच्चे को गोद में उठाकर बहुत ज्यादा खुश था कि अचानक बाहर से एक सदा आई, कोई है अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बादशाह बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपने नौकरों से कहा कि उस फकीर को अंदर लाओ और पेट भरकर खाना खिलाओ। फिर उस फकीर को महल में बुलाया गया और उसके आगे खाना पेश किया गया। फकीर ने जब पेट भरकर खाना खा लिया तो वह बच्चे को बड़ा गौर से देखने लगा और मलिका हैरान होकर बादशाह से कहने लगी, यह फकीर हमारे बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहा है? बादशाह मुस्कुराकर बोला, हमारा बच्चा लाखों में एक है, इसलिए फकीर को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन फौरन फकीर बोला, बादशाह सलामत बरा ना मानो तो एक बात कहूं। बादशाह बोला, जी आप हुक्म करो, क्या बात है? फकीर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं ये दिल थाम कर सुनिएगा। यह बच्चा बड़ा होकर तुम लोगों का जीना हराम कर देगा, हर जगह तुम लोगों की बदनामी और रुसवाई करवाएगा। यह बच्चा अपने साथ काला साया लेकर पैदा हुआ है। बेहतर यही होगा कि इस बच्चे को या किसी जंगल में फेंक दिया जाए या फिर किसी बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाए, लेकिन अपने घर से उसे अभी और इसी वक्त निकाल दो। बादशाह को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह तैश में आ गया। मैंने तुम्हें अपने महल में बुलाया, इतनी इज्जत दी और तू बदले में मेरे बेटे को यह बोलेगा। इतने में बादशाह की मलिका भी गुस्से से आंखें लाल करते हुए बोली, मैं इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालूंगी और तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले? जाओ यहां से दोबारा उस महल का मुंह मत करना। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमारा खाकर हमें ही बदनाम करने पर यह बूढ़ा आदमी तिल पड़ गया। फकीर बोला, बेटी मैं सच बोल रहा हूं, मैं उसका माथा पड़ चुका हूं और यही हकीकत है। बुजुर्ग ने जब बार बार एक ही बात बोली तो बादशाह ने वजीरों से कहा कर फकीर को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया और खुद दोनों सोच में पड़ गए। बादशाह अपनी बीवी से कहने लगा, अगर सच में हमारा बेटा ऐसा निकला तो मलिका बोली, बादशाह सलामत, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, हम उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, आला तालीम दिलवाएंगे। हो सकता है यह फकीर झूठ बोल रहा हो। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। शहजादे को बचपन में यह शौक था। वह अपनी नौकरानियों से कहता कि गधा बनो, मैंने तुम पर बैठकर सवारी करनी है। कभी नौकरों से बोलता, गधे बन जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, शहजादे ने आला तालीम हासिल की, लेकिन पढ़ा लिखा जाहिल था। तीर चलाना सीखा ताकि लोगों पर जुल्म कर सके, शिकार करना सीखा ताकि मासूम ले जा सके, और वक्त के साथ साथ शहजादा जवान हो गया। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। वह शहजादा बहुत बदजुबान, बदलिहाज गरीबों पर जुल्म करने वाला और माँ बाप के कलेजे से खून के आंसू रुलाने वाला बन गया। उसके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं था। घर की नौकरानियों पर जुल्म करता, गरीब नौकरों से नफरत करता। बादशाह ने उसे कई बार समझाया कि बेटा यही गरीब हैं जिनकी वजह से हमारी जमीनें चल रही हैं। तो वह गुस्से से बोलता, बाबा जान, तुमने ही इन गरीबों को सर पर चढ़ाया हुआ है, मैं इनको इनकी असली औकात दिखाकर ही रहूंगा। मुझे गरीबों से सख्त नफरत है, हर वक्त हाथ उठाकर मांगने के लिए आते हैं। बादशाह बोला, वे मांगते नहीं, वे अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना कहते ही बादशाह ने पहली बार शहजादे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुझे जरा भी एहसास नहीं कि बाप के सामने किस तरह बात करते हो।
और बादशाह गुस्से से कमरे से निकल गया। शहजादे ने यह बात अपने दिमाग में रख ली कि इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर रहूंगा। बादशाह को काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। शहजादे ने इस बात का फायदा उठाया कि अब तो मैं पूरे मुल्क में अपनी मनमर्जी करूंगा, जिसे चाहूं मारूंगा, जिसे चाहूं बदनाम करूंगा। अब मुझे कोई रोक टोकने वाला नहीं बचा। इतने में एक नौकरानी उसके कमरे में दूध लेकर आई। शहजादे ने दूध में अंगुली डालकर देखी तो कहने लगा, क्या तूने मुझे जानवर समझ रखा है? इतना गर्म दूध लेकर आई हो? नौकरानी बोली, शहजादे मैं इसे ठंडा कर देती हूँ। शहजादे बोला, नहीं, अब मैं ही इसे खुद ठंडा करके बताता हूँ कि कैसे दूध ठंडा करते हैं। शहजादे ने वही गिलास वाला दूध नौकरानी के मुंह पर उल्टा दे दिया। दूध इतना गर्म था कि नौकरानी का चेहरा जल गया। वह चीखती तड़पती हुई बद्दुआएं देती हुई महल से बाहर चली गई। शहजादा बादशाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। मलिका ने भी उसे कई बार समझाया, लेकिन वह आगे से कहता, मां तुझे इन चीजों का नहीं पता, तू मेरे कामों में मत बोला कर। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह अपने वजीर से बोला, जल्दी से घोड़े निकालो, आज मां ने मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब कर दिया है। रूह को थोड़ा सुकून देने के लिए आज हम शिकार पर जाएंगे। फिर उसके सामने 2 घोड़े हाजिर कर दिए गए। एक पर वजीर बैठा और एक पर शहजादा। वह जिस गली से भी गुजरता, बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए अपने घरों को भाग जाते। औरतें दबक कर अपने घर के अंदर बैठ जाती। शहजादा घोड़े पर जाते हुए हाथ में हंटर रखता और जो सलाम ना करता उसको घोड़े की तेज रफ्तार के साथ चलते चलते हंटर से पीटता जाता। उसके दिल में जरा भी खुदा का खौफ नहीं था। उसका कहना यह था कि जितने भी गरीब हैं सब गधे हैं और गधों की तरह काम करते हैं। चलते चलते शहजादे ने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा किसान हल चलाकर आराम कर रहा था। वह थका हुआ था, उसका शरीर भारी था। शहजादा गुस्से से चारपाई पर पैर रखकर उसे जमीन पर गिरा दिया और बोला, देखो ये किस तरह आराम कर रहा है। ये तो गधा है, इसे काम करना चाहिए था, आराम नहीं। उस बुजुर्ग को हल्की सी चोट आई, लेकिन वह बेबस था, कुछ कर ना सका। रोते हुए बद्दुआएं देने लगा और कहने लगा, ऐसी औलाद से तो बादशाह बेऔलाद ही अच्छा था। फिर दोनों हंस पड़े। फिर चलते चलते शहजादा और वजीर जब अपनी जमीनों पर शिकार करने के लिए पहुंचे तो अचानक शहजादे को कुछ बदबू सी महसूस हुई। वो वजीर से बोला, यह बदबू कैसी आ रही है? मेरा दिमाग फट रहा है। वजीर ने जल्दी से पता लगाया और बोला, हुजूर, यहाँ से दूर एक तालाब है। वहां पर एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी तालाब से मछलियां पकड़कर काट कर बेचती है। इन मछलियों की बदबू आ रही है। शहजादे को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि हमारी जमीनों पर रहते हुए यह इतना गंद फैला रही है, इनकी इतनी हिम्मत। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और वजीर से बोला, चलो तालाब का रुख करते हैं। आज मैं इनको अच्छा तरीका सिखा कर आऊंगा कि मछलियां कैसे बेची जाती हैं। फिर वह दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। वह गुस्से में तालाब के किनारे जा पहुंचे जहां मां बेटी खामोशी से मछली साफ कर रही थी। फातिमा येट ने सर झुकाकर सलाम किया। शहजादा तेज लहजे में बोला, तुम हमारी सल्तनत को गंदगी बना रही हो। यहां मछली बेचने को किसने कहा? बदबू से सारा इलाका भर गया है। हलीमा सहमी हुई बोली, जनाब हम मजबूर हैं, वालिद का साया सर से उठ चुका है, यही हमारा रोजगार है, किसी को नुकसान क्यों देंगे? ये तो रिस्क है, खाने वाली चीज है। शहजादा बोला, ज्यादा बकबक मत करो, उठाओ अपनी मछलियां और निकलो यहां से। फातिमा बोली, बेटा रहम करो हम पर, मैं बेवा औरत हूं, ये मछलियां बेचकर अपना और बेटी का पेट पालती हूं, मैं यहां से किधर जाऊंगी? शहजादा बोला, तूने किधर जाना है? मैं तुझे भेजता हूं तेरी असली जगह पर। फिर उसने बूढ़िया को पैर से धकेल कर तालाब में फेंक दिया। बूढ़िया हाथ पांव चलाती रही लेकिन बेबस हो गई। हलीमा चीखती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को दरिया में फेंकने की? गरीब है तो क्या हुआ, तुम्हारे जुल्म क्यों बर्दाश्त करें? वह वहां पर दहाड़ती रही, चीखती रही, मेरी मां को बचाओ, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी। सब लोग शहजादे से डरते थे। फिर शहजादा दहाड़ते हुए बोला, सुनो ए गांव वालों, ये लड़की खुलेआम रंगरेलियां मना रही थी। जब इसकी मां ने इसे मना किया तो इसने धक्का देकर इसे तालाब में फेंक दिया। अब यह झूठ मूठ कर रो रही है। हलीमा चौंक गई। यह कैसा इल्जाम है हुजूर, मैं हाफिज कुरान लड़की हूं, पाक दामन हूं, और तुम मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। शहजादा बोला, अभी अभी देखी तेरी पाक दामिनी,
ऐसी औरत का यहाँ रहना गुनाह है जिसने अपनी बूढ़ी माँ की जान ले ली। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को अभी के अभी इस गांव से निकाल दो। बड़ी मछली तो तालाब में गिर गई, छोटी मछली अगर इस शहर में रह गई तो पूरा तालाब गंदा कर देगी। फिर वह हंसने लगा। सिपाहियों ने हलीमा के मुंह पर काला रंग मल दिया, उसे गधे पर बिठाया और शहर से निकाल दिया। हलीमा रोते हुए कहती जा रही थी, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे कदमों में गिरेगा और मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। शहजादा बोला, जा अपना काम कर, मैं तेरे कदमों में, वैसे ही तेरा दिमाग पागल हो चुका है। तुम गरीब हमारे कदमों में गिरते हो, हम नहीं। लोग चुप खड़े थे, सब शहजादे के डर से गूंगे बने हुए थे। अगर कोई बोलता तो अपनी जान गंवा बैठता। हवा में दरिया की चीख गूंज रही थी, फातिमा की बद्दुआ आसमान को चीर रही थी। जुल्म कभी सस्ता नहीं पड़ता बेटा, तूने बेवा माँ की जान ली और यतीम बच्ची को बदनाम किया। शाम ढल रही थी। शहजादा वजीर से बोला, अब यहाँ से बदबू नहीं आएगी, चलो हम आगे कहीं घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों घोड़े पर सवार होकर अपनी जमीनों से वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी निगाह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो अपनी बकरियां चरा रही थी। शहजादा उस लड़की की खूबसूरती देखकर वहीं पर दिल हार बैठा और वजीर से बोला, काश ये लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए। इसकी कमर की लचक देखो, इसका हुस्न देखो, क्या कमाल का हुस्न पाया है। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। वजीर बोला, शहजादों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप हुक्म करो, अभी मैं उस औरत को आपके कदमों में डाल देता हूँ। शहजादा बोला, जाओ फिर उससे बात करो। देर किस बात की? वजीर जल्दी से आगे बढ़ा और लड़की से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम क्या ही खूबसूरत चीज हो, हमारे शहजादे को पसंद आ गई हो। वो तुम्हें एक रात के लिए अपने पास रखना चाहता है, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। उस लड़की ने जब इतना सुना तो उसका खून खौलने लगा। वो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या मैं कोई खिलौना हूं जिससे तुम्हारा शहजादा खेलेगा? जिंदा इंसान हूं, मेरे करीब मत आना वरना तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़की डर के मारे वहां से भाग गई। शहजादे को इस बात का बहुत गुस्सा आया। वो वजीर से बोला, चलो उसका पीछा करते हैं। लड़की वहां से भागते भागते एक घर में जा पहुंची जहां उसका बाबा उसका इंतजार कर रहा था। शहजादा और वजीर भी उसके पीछे पीछे आ गए और आकर क्या देखते हैं कि उसका बाबा वही बुजुर्ग है जिसने बादशाह को यह बताया था कि तुम्हारा बेटा अपने साथ काला साया लेकर पैदा हुआ है। उन अल्लाह वाले फकीर के पास लोग दुआएं करवाने के लिए आते थे। जब बुजुर्ग की बेटी ने शहजादे का सारा माजरा सुनाया तो बुजुर्ग एकदम जलाल में आ गए और शहजादे से बोले, आज तेरी अकड़, तेरा गुरूर सब कुछ निकाल के रख दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की? शहजादा घबरा गया। उसे पता था कि बुजुर्ग अब मुझे माफ नहीं करेंगे। वो बोला, अब की बार मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यह बेटी आपकी है, वरना मैं इसकी जगह किसी और लड़की को एक रात के लिए रख लेता। ये बात सुनते ही बुजुर्ग और तैश में आ गए। उन्होंने तस्बीह पर कुछ पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते शहजादे पर फूंक मारी। उसी वक्त शहजादा एक गड्ढे में तब्दील हो गया। वजीर हैरान खड़ा था और बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, यह नादान था, गलती कर बैठा, माफ कर दो। इसके माँ बाप इसे इस हालत में देखेंगे तो मर जाएंगे। बुजुर्ग ने उनकी कोई बात ना सुनी और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वजीर बोला, किस मुंह से मैं शहजादे को घर लेकर जाऊं? सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बुजुर्ग बोले, ठीक है, ले जा इसे। अब महल में जाकर हिनहिनाए और इसे पता चले कि जुल्म कैसे करते हैं। वजीर रोते हुए उस गधे को हाँकते हुए अपने साथ लेकर चल पड़ा। जब वो दोनों महल के पास आए तो लोग वहां पर जमा थे। वजीर ने एक बूढ़े शख्स से पूछा कि यह क्या माजरा है, यहाँ पर लोग क्यों जमा है? तो बुजुर्ग ने बताया, एक बादशाह ने जबरदस्ती उनके महल पर कब्जा जमा लिया था और शहजादे की माँ और बाप को महल से निकाल दिया था। यह सुनते ही गधा रोने लगा और दिल में कहने लगा, यह सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैंने कितने लोगों को बेघर किया, कितनी औरतों की इज्जत लूटी, कितने लोगों पर जुल्म ढाए और वही पलटकर मेरे माँ बाप के साथ हुआ। मेरे किए की सजा मेरे माँ बाप को मिल रही है। ना जाने इस वक्त मेरे माँ बाप कहाँ भटक रहे होंगे। फिर वो वजीर को साथ लेकर अपने माँ बाप को ढूंढने लगा। उसी बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि फला जगह पर मिट्टी की कुटिया बनाकर बादशाह और मलिका रहा आइश पजीर हो गए हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकल गए।
शहजादा गधे की शक्ल में मगर इंसान का दिल लेकर और वजीर अपने दिल में शर्मिंदगी लेकर अपने बादशाह और मलिका को तलाश करने निकले। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की चल रही थी और रास्ते में बस शहजादे की आवाज सुनाई देती थी, ऐ अल्लाह, काश मुझे एक मौका मिल जाए अपने माँ बाप के कदम चूमने का। बादशाह और मलिका दोनों एक पुरानी कुटिया में रहने लगे थे। बादशाह के कपड़े फटे हुए थे, मलिका की आंखों में थकन और दुख था। वो रो रो कर कहती, बेटे के गुनाहों की सजा हमें मिली है। अगर हम उस वक्त उस बुजुर्ग की बात मान लेते तो आज ये हाल ना होता। हमने फकीर को झुठलाया, उस पर गुस्सा किया और अपने बेटे को बचाया। अब वही बेटा ना हमारे पास है, ना हम अपनी इज्जत के साथ जिंदा हैं। बादशाह खामोशी से सर झुकाए बैठा था। वो सिर्फ इतना कह सका, मलिका, हमने सच पर कान नहीं धरे। अब अल्लाह हमें हमारे किए का फल दिखा रहा है। उसी दौरान शहर के एक बूढ़े शख्स ने वजीर और गधे को देखा और पहचान लिया। वो बोला, अरे तुम लोग तो महल के हो ना, तुम्हारे बादशाह और मलिका तो अब शहर के कोने में पुरानी कुटिया में रहते हैं, वहीं जाकर देख लो। वजीर और गधे दोनों के दिल धड़कने लगे। वजीर ने गधे की लगाम पकड़ी और कहा, चलो वही हमारे असल बादशाह और मलिका हैं, शायद अब कुछ बदल जाए। वो दोनों कुटिया तक पहुंचे। अंदर का मंजर देखकर वजीर की आंखों से आंसू निकल आए। बादशाह अपनी टूटी चारपाई पर बैठा हुआ था, मलिका चूल्हे के पास बैठी रोटी पका रही थी। जब उनकी नजर गधे पर पड़ी तो मलिका चौंक गई, फिर आहिस्ता से बोली, ये आंखें तो मेरे बेटे जैसी हैं। बादशाह ने भी गौर से देखा, दिल कांप गया, उसके होंठों से निकला, फकीर सच कह गया, हमारा बेटा ही हमारी बर्बादी का सबब बना। मलिका के आंसू बहने लगे। वो गधे के सर पर हाथ रखकर रोती रही, अल्लाह हम सबको माफ कर दे। गधा जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले, जैसे वह अपनी माँ और बाप से माफी मांग रहा हो। अब्बा जान, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने एक नेक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी थी। उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर बद्दुआ दी और मैं गधा बन गया, मगर जुबान से कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन बादशाह और मलिका को इस बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर वजीर ने सब हकीकत बता दी। यह सुनकर बादशाह और मलिका के रोंगटे खड़े हो गए। मलिका ने रोकर कहा, बेटा, हमने खुद भी उस बुजुर्ग की बात नहीं मानी थी, शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें भी सजा दी। बादशाह ने फैसला किया, चलो हम दोबारा उसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, शायद अल्लाह दिल नरम कर दे। फिर वो तीनों मिलकर उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग दरख्त के नीचे बैठे थे, हाथ में तस्बीह थी। बादशाह आगे बढ़ा, जमीन पर बैठकर बोला, हुजूर, हम सबसे बड़ी गलती कर बैठे। आपकी बात ना मानकर हमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा। हमारे बेटे से गुनाह हुआ, उसे माफ कर दीजिए, उसे इंसान बना दीजिए। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है, लेकिन अल्लाह की रहमत वसी है। मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता, मगर एक रास्ता है, अगर तुम मान लो तो तेरा बेटा इंसान बन सकता है। बादशाह ने फौरन कहा, हुजूर जो कहेंगे मान लेंगे, बस हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। बुजुर्ग बोले, तुम्हें एक ऐसी औरत ढूंढनी होगी जो बिल्कुल नेक पाक दिल और सच्ची रूह की हो। अगर वो औरत इस गधे से शादी पर राजी हो गई, शर्त यह है कि उसको जोर जबरदस्ती से न मनाया जाए। अपनी खुशी से शादी करे तो उसी रात यह फिर इंसान बन जाएगा, वरना सारी जिंदगी गधा ही रहेगा। यह सुनकर बादशाह और मलिका एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में उम्मीद भी थी, फिक्र भी। मलिका ने आहिस्ता कहा, अल्लाह खैर करे, अब हमें ऐसी नेक औरत ढूंढनी होगी जो हमारे बेटे को इंसान बना सके, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ देर तस्बीह के दाने गिनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बादशाह सलामत, नेक रूह को पहचानना आसान नहीं। चेहरा तो साफ हो सकता है, मगर दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। यह कहकर वो अपनी झोपड़ी के अंदर गए और एक पुरानी लकड़ी की संदूक छीन ले आए। उसमें एक चमकता हुआ छोटा सा आईना रखा था, जैसे सूरज की किरणों से बना हो। बुजुर्ग ने वह आईना बादशाह के हाथ में दिया और कहा, यह कोई आम आईना नहीं है, इसमें सिर्फ सच्चे दिल वाले का अक्स सीधा दिखाई देता है। अगर किसी की नीयत में मैल हो या दिल में गुनाह हो तो उसका चेहरा इस आईने में स्याह और धुंधला नजर आएगा, लेकिन जिसकी रूह पाक होगी उसका चेहरा इसमें ऐसे चमकेगा जैसे सुबह की रोशनी। मलिका ने हैरानी से पूछा, ये पहचान कैसे होगी? बुजुर्ग बोले, जहां भी तुम किसी औरत से मिलो, यह आईना उसके सामने रखना,
अगर तुम्हें इसमें रोशनी दिखाई दे तो समझ जाना वह दिल से पाक है, मगर याद रखना जबरदस्ती नहीं करना। अगर वह दिल से रज्जी हो तभी तुम्हारे बेटे का अंजाम बदलेगा। नियत में एक जरा भी धोखा हुआ तो यह आईना टूट जाएगा। बादशाह ने झुककर बुजुर्ग का हाथ चूमा और कहा, हुजूर दुआ कीजिए कि हमें वह नेक रूह मिल जाए। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बोले, अल्लाह तुमको हिदायत दे और तुम्हारे बेटे के लिए वह नसीब लिख दे जो उसके गुनाहों को धो डाले। फिर बादशाह, मलिका और गधा बना हुआ शहजादा झुककर सलाम करते हुए वहां से रवाना हुए। मलिका ने बेटे के गले में हाथ डालकर कहा, बेटा अब किस्मत तुम्हारे सामने है, अगर अल्लाह चाहे तो यह आईना तुम्हें नजात देगा। शहजादे की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, अम्मा अगर मेरी तौबा कबूल हो जाए तो मैं सारी जिंदगी नेक रहूंगा। बादशाह ने मलिका को हुक्म दिया कि तुम अपने इस गड्ढे बेटे के साथ घर में रहो और हम उस लड़की को ढूंढते हैं, अल्लाह करे वह मिल जाए। फिर वजीर और बादशाह जगह जगह जाकर ऐसी लड़की की तलाश करने लगे, लेकिन नाकाम रहे। शाम होने को थी, सूरज ढलने लगा था। बादशाह और वजीर सुबह से गांव गांव फिर रहे थे। हाथ में वह बुजुर्ग वाला आईना लिया, मगर किसी लड़की का चेहरा उसमें साफ नहीं दिखा। सबके चेहरे धुंधले, मध्यम और अंधेरे से भरे नजर आते। दोनों थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बादशाह ने अफसरदगी से कहा, वजीर लगता है हमारा बेटा अब हमेशा गधा ही रहेगा, अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए बादशाह की आंख लग गई। वजीर की नजरें इधर उधर जैसे किसी को ढूंढ रही थी। इतने में पास ही एक छोटी मिट्टी की कोठरी से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। आवाज इतनी मीठी और पुरस्कून थी कि वजीर के दिल पर असर हुआ। वह आहिस्ता से उठा, कोठरी के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़े में, चेहरे पर नूर, हाथों में कुरान। उसकी तिलावत सुनकर वजीर की आंखों में आंसू आ गए। दिल को सुकून महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से वह आईना उसकी तरफ किया तो उसमें लड़की का चेहरा चमकने लगा जैसे रोशनी फूट पड़ी हो। वजीर हैरान हो गया, झुककर बोला, बेटी तुम बहुत नेक रूह हो, तुम्हारे हाथों से एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम इजाजत दो तो हमारे साथ चलो, तुम्हारी एक हाथ से एक गुनहगार की सजा खत्म हो सकती है। लड़की घबरा गई और बोली, मुझे आप कहां ले जाना चाहते हैं? वजीर बोला, अपने शहर ले जाना चाहते हैं और वहीं जाकर तुम्हें सारी हकीकत पता चलेगी। बस ये दिल में सोच लो कि तुम बहुत बड़ी नेकी करने जा रही हो। लड़की ने गड़ान बंद किया, मुस्कुराकर बोली, अगर किसी की भलाई हो तो मैं जरूर चलूंगी, ये नेकी का काम है। जब वजीर उस लड़की को लेकर बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत उठिए, मायूसी के दिन गुजर गए। ये देखिए, ये साफ दिल और नेक लड़की हमें मिल चुकी है। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लड़की के सर पर प्यार दिया और कहने लगा, चलो बेटी हम चलते हैं। अब जब वो लड़की उनके साथ उस कोठरी में पहुंची तो एक कमरे में गधा बंधा हुआ था, जोर जोर से हिनहिना रहा था। वजीर लड़की को उस कमरे में ले गया। लड़की की निगाह जब आधे इंसान और आधे गधे पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गई, ये क्या माजरा है। इतने में बादशाह भी कमरे में आ गए और बादशाह ने कहा, बेटी यही वह है जिसे बद्दुआ से गधा बना दिया गया है। लड़की चौंक कर बोली, ये गधा क्यों बना? इसने कौन सा गुनाह किया था? वजीर ने अफसोस से सारी बात बता दी। गधा खामोश खड़ा सब सुन रहा था। जब उसने लड़की की आवाज पहचानी तो उसके कान खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और वह नीचे सर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। ये वही लड़की थी, मछली बेचने वाली, जिस पर उसने झूठा इल्जाम लगाकर उसकी मां को तालाब में फेंक दिया था। गधे के आंसू जमीन पर टपकने लगे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल गूंजा, मैं कितना बुरा इंसान था। मैंने उस नेक लड़की पर इल्जाम लगाया, उसकी बेकसूर मां को तालाब में फेंक दिया और आज वही मेरी बख्शीश की वजह बनने आई है। ये वाकई बहुत नेक है, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। इतने में लड़की बोली, बताइए मैं किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। बादशाह लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटी हमने बड़ी दुआओं और मिन्नतों के बाद यह बेटा पाया था, लेकिन इसकी नादानी, इसके गुनाहों ने इसे जानवर बना दिया। अगर तुम अपनी खुशी से इससे शादी कर लो तो शायद अल्लाह हम पर रहम कर दे, हमें दोबारा जिंदगी मिल जाए। लड़की का रंग उड़ गया। बादशाह सलामत, आप ये क्या कह रहे हैं? एक जानवर से शादी मैं कैसे कर सकती हूँ? बादशाह बोला, बेटी यह सच में जानवर नहीं था,
इसकी गलतियों ने इसे जानवर बनाया। अब यह शर्मिंदा है, तौबा कर चुका है और तुम्हारी एक हाँ इसकी जिंदगी संवार सकती है। मान जाओ बेटी। लड़की ने नरमी से सर झुकाया और बोली, अगर मेरी शादी से किसी की जिंदगी बच सकती है, अगर अल्लाह इससे राजी हो सकता है तो मैं राजी हूं। मैं इसी से शादी के लिए तैयार हूं। बादशाह, मल्लिका और वजीर खुशी से रोने लगे और सब उसे लेकर उसी अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने गहरी नजर से लड़की को देखा और कहा, बेटी सोच ले, ये कोई मामूली बात नहीं। ये गधा अब भी गधा है और हो सकता है हमेशा ऐसा ही रहे। क्या तू फिर भी रज्जी है? लड़की ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं इसे अपना जीवन साथी चुन चुकी हूँ। मैं इसी से शादी करूंगी। मैं नियत नेकी की कर रही हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, आंखें बंद करके दुआ के लिए हाथ उठाए और वहीं दरख्त के नीचे दोनों का निकाह पढ़ाया। जैसे ही लड़की ने कबूल है कहा, एक तेज रोशनी ने पूरे आसमान को भर दिया। सबकी आंखें छूंदिया गई और जब रोशनी खत्म हुई तो सामने वो गधा अब इंसान बन चुका था। शहजादा अपनी असली सूरत में खड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर नदामत और दिल तीन में शर्मिंदगी थी। वो फौरन जमीन पर झुक गया, सबके सामने लड़की के कदमों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। तुम्हारी माँ को मारा, तुम्हें रुलाया, लेकिन तुमने मेरे लिए वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कहने लगी, जब तूने दिल से अल्लाह से माफी मांग ली, अपने गुनाहों को तस्लीम कर लिया, तो फिर मैं कौन होती हूँ तुझे माफ ना करूं। तुम मेरे शौहर हो और बीवी शौहर से नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। मैंने तुम्हें माफ किया है। शहजादे ने फौरन बीवी को गले लगाया और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा गांव जमा हो गया, लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादा सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूं। आज मैं समझ गया हूं कि इज्जत सबसे बड़ी दौलत है और सच्ची नीयत सबसे बड़ी ताकत। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यही है अल्लाह का इंसाफ। जब दिल सच्चे हो जाए तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। शहजादा जब दोबारा इंसान बना तो पूरे गांव के लोग खुशी से नारे लगाने लगे। बादशाह और मल्लिका के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई, लेकिन शहजादे ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अभी मेरा फर्ज बाकी है। जब तक मैं अपनी सल्तनत वापस नहीं लेता और इस जमीन से जुल्म खत्म नहीं करता, मेरा दिल मुतमिन नहीं होगा। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी, जा बेटा, अब तू वो लड़का नहीं रहा जो गरूर में डूबा था। अब तू अल्लाह का सिपाही है। हक के लिए निकल, अल्लाह तेरे साथ है। शहजादे ने अपने चंद वफादार सिपाही इकट्ठे किए, जिन्होंने उसके वालिद के साथ वफा की थी। वो दिन रात सफर करते रहे। एक एक गांव से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। शहजादे ने किसी से दौलत का वादा नहीं किया, बस एक जुमला कहा, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ने निकला हूं। जो मेरा साथ देगा वो अल्लाह के इंसाफ में शरीक होगा। जब वह अपनी सल्तनत के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां वही जालिम हाकिम खड़ा था जिसने उसके बाप का महल छीना था। दोनों की फौजें आमने सामने आ गईं। जंग शुरू हुई। तलवारों की झंकार से जमीन गूंज उठी। शहजादे ने बहादुरी से लड़ते हुए नारा लगाया, यह जंग तख्त की नहीं सच की है। लोग जो पहले खामोश तमाशाई थे अब उसके साथ लड़ने लगे। आखिरकार शाम के वक्त वह जालिम बादशाह जमीन पर गिर गया और शहजादा जीत गया। उसने दुश्मन की तलवार नहीं छीनी, बल्कि हाथ बढ़ाकर कहा, अगर तू तौबा करे तो मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जुल्म का अंजाम कैसा होता है। फिर वो अपने माँ बाप को लेकर महल वापस आया। उसने वही तख्त जिस पर कभी गुरूर बैठा था अब इंसाफ के लिए वक्फ कर दिया। अपनी नेक दिल बीवी को अपने पास बिठाया और सबके सामने कहा, यह औरत मेरी निजात है, जिसने मेरी जान बचाई, इज्जत बचाई, ईमान वापस दिया। गांव में खुशी की गूंज फैल गई। मलिका ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। वो फकीर सच कहता था, जिसे रब चाहे वही राह दिखाता है। आखिर में बुजुर्ग दोबारा महल आए। शहजादे के सर पर हाथ रखा और बोले, अब यह महल दौलत का नहीं, इंसाफ का महल कहलाएगा। अब यहां से रोशनी निकलेगी जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनेगी। यूं शहजादा, नेक लड़की, बादशाह और मल्लिका सब एक नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। गुरूर का अंजाम तौबा में, जुल्म का अंजाम इंसाफ में और इंसान का असल रूप नेकी में नजर आने लगा। प्यारे दोस्तों, आज का यह खूबसूरत किस्सा आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सुबह की हल्की ठंड में बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानदार अपनी अपनी टपरियां खोल रहे थे और उसी भीड़ में सड़क के किनारे रीता देवी अपनी छोटी सी टपरी पर खड़ी होकर गुलगुले तल रही थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि चाहे जैसे हालात हों, उसकी बेटी पूजा की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। और देखिए, उसी मेहनत का फल था पूजा। अपनी मां के संघर्ष को देखकर उसने दिन रात पढ़ाई की और आज वह डीएसपी अधिकारी बन चुकी थी। एक मां का सपना पूरा हो चुका था। पूजा अपने काम में व्यस्त थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी सुबह उसकी मां के साथ बाजार में क्या होने वाला है। रीता देवी गुलगुले तलने में लगी थी कि अचानक सड़क के मोड़ पर एक पुलिस जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर रविंद्र, करीब 40 साल का, रौबदार आवाज और आदतन अकड़ हमेशा की तरह उतरा और बोला, ओ रीता, गरम गरम गुलगुले बना, जल्दी कर, बहुत काम है। जी साहब, अभी बनाती हूँ। ये कोई नई बात नहीं थी, रोज का सिलसिला था। रविंद्र आता, गुलगुले खाता, चने उठाता और बिना 1 रुपया दिए चला जाता। रीता कई बार सोचती, आज मना कर दूं, लेकिन डर से न कहती। सरकारी आदमी है, कहीं दुकान ही ना उठवा दे। उस दिन न जाने कहां से उसके भीतर हिम्मत आ गई। रविंद्र जैसे ही जाने लगा, रीता ने कहा, साहब, आज बस गुलगुलों के पैसे दे दीजिए। मैं कभी मांगती नहीं, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रविंद्र ठिठक गया। क्या कहा तूने? रीता बोली, साहब, मैं गरीब औरत हूं, आप रोज खाते हैं पर पैसे नहीं देते, आज दे दीजिए प्लीज। इतना सुनते ही रविंद्र का चेहरा तमतमा उठा। मेरे सामने पैसे की बात करेगी? भूल गई मैं कौन हूं? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने रीता की गुलगुलों से भरी प्लेट पर जोर से लात मार दी। गुलगुले सड़क पर बिखर गए। साहब, ये क्या कर रहे हैं? जवाब में धमकी मिली, ज्यादा बोली तो दुकान उठवा दूंगा। फिर सबके सामने उसने रीता को जोरदार थप्पड़ मार दिया। रीता की आंखों से आंसू बह निकले। बाजार में सन्नाटा छा गया। कई लोग सब देख रहे थे, लेकिन वर्दी का डर किसी को कुछ नहीं बोलने दिया। भीड़ में खड़ा एक कॉलेज का लड़का मोहन चुपचाप अपने मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहा था। रविंद्र धमकी देता हुआ जीप में बैठा और बोला, फिर पैसे का नाम लिया तो अंजाम समझ लेना। और जीप धूल उड़ाती हुई निकल गई। रीता रोती हुई वहीं खड़ी रह गई। तभी मोहन आगे आया और बोला, आंटी, डरिए मत, सब रिकॉर्ड हो गया है। रीता और घबरा गई। उसके मन में सवाल उठ रहा था, ये लड़का मदद करेगा या मेरी मुसीबत और बढ़ा देगा? तभी एक और युवक बोला, आंटी, वीडियो अपलोड हो चुका है, आज पूरा शहर देखेगा कि वर्दी का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग गुस्से में थे। इस इंस्पेक्टर को शर्म नहीं? गुलगुले वाली अम्मा पर हाथ उठाया। स्थानीय न्यूज पोर्टल हो या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की रील हो या फेसबुक की पोस्ट, हर जगह एक ही वीडियो घूम रहा था। लोग गुस्से में थे, मगर कहानी का असली मोड़ तब आया जब वही वीडियो एक नए बने डीएम अधिकारी पूजा सिंह के फोन तक पहुंचा। पूजा अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। सामने पुलिस विभाग की मीटिंग का नोटिस रखा था। तभी एक सहयोगी हिचकिचाते हुए बोला, मैम, ये वीडियो देखिए, एक इंस्पेक्टर ने सड़क पर गुलगुले बेचने वाली आंटी को थप्पड़ मार दिया है, बहुत वायरल हो रहा है। पूजा ने मोबाइल लिया। सोचा, रोज ही तो ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो चला, उसकी सांस अटक गई। स्क्रीन पर दिख रही औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी मां रीता देवी थी। आंखों के सामने बचपन दौड़ गया। मां का सुबह जल्दी उठना, खुद भूखी रहकर उसे पढ़ाना, गुलगुलों की टपरी पर खड़े खड़े थक जाना, और आज वही मां सड़क पर थप्पड़ खा रही थी। मेरी मां के साथ ऐसा हुआ है। पूजा की आंखें भर आईं, लेकिन उनमें आंसू से ज्यादा आग थी। अब यह इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। वह झट से खड़ी हुई। मैं अभी घर जा रही हूं, उसने सख्त आवाज में कहा। आज से वर्दी की ताकत किसी को डराने के लिए नहीं, इंसाफ देने के लिए इस्तेमाल होगी। उसी शाम उसने ट्रेन पकड़ी। सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। धीरे से दरवाजा खोला। अंदर रीता देवी चूल्हे पर रोटी बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मां, पूजा की आवाज सुन रीता पलटी। अरे पूजा, तू इतनी जल्दी, बताया भी नहीं। पूजा दौड़कर मां से लिपट गई। मां, तुम ठीक तो हो ना?
रीता ने हल्की मुस्कान बनाई। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन वह मुस्कान झूठी थी और पूजा से झूठ छुपता नहीं था। उसने मां को कुछ पल गौर से देखा, फिर उसके मन में एक ठोस योजना बनने लगी। मां, मैं थोड़ी देर में निकलूंगी, एक जरूरी काम है। उसने साधारण सा सलवार सूट पहना। एक आम लड़की की तरह वह थाने के गेट पर पहुंची, सीधे रविंद्र की टेबल तक गई। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, रविंद्र ने बिना नजर उठाए कहा। रिपोर्ट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी। कितनी? पूजा ने पूछा। 5,000। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे कानून में कहां लिखे हैं? पूजा ने कहा। रविंद्र कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। कानून मेरी टेबल से निकलता है, पैसे दो तभी रिपोर्ट लिखूंगा, नहीं तो यहां से जाओ। मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं है। रविंद्र हंसा। तो फिर रिपोर्ट भी नहीं होगी, समझी? क्यों? पूजा ने पूछा। कानून आपकी जेब में है क्या? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे देने होते हैं। फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? रविंद्र की आंखें लाल हो गईं। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बहुत सवाल पूछ रही है, दिमाग मत खराब कर, यहां से चली जा, वरना अभी लॉकअप में डाल दूंगा। अब पूजा का धैर्य टूट चुका था। देखिए, रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगना खुद एक अपराध है। आप कानून तोड़ रहे हैं। आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्यवाही करूंगी। थाने में सन्नाटा छा गया। कुछ सिपाही देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रविंद्र को जैसे चुनौती मिल गई हो। वह गुस्से से आगे बढ़ा और एक झटके में पूजा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसे नहीं पता था, जिस लड़की को उसने मारा है वह कोई आम लड़की नहीं, वह वही डीएम अधिकारी है जिसकी एक दस्तखत से उसकी पूरी वर्दी उतर सकती है। थाने में थप्पड़ खाने के बाद पूजा बस इतना बोली, ठीक है, अब देखते हैं असली कानून कैसे काम करता है। ना उसने अपनी पहचान बताई, न किसी से बहस की, बस पलटी और सीधे थाने से निकल गई। कुछ ही देर में वो डीएम ऑफिस पहुंच चुकी थी। बाहर गेट पर खड़े गार्ड ने रोका। किससे मिलना है मैडम? डीएम साहब से। मैं डीएम पूजा सिंह बोल रही हूं। इतना सुनते ही सिक्योरिटी सतर्क हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और डीएम राकेश शर्मा खुद बाहर आए। आइए पूजा जी, अंदर आइए, क्या परेशानी है? पूजा ने बिना एक पल गंवाए मोबाइल निकाला और पूरा वीडियो दिखा दिया। फिर थाने में जो कुछ हुआ था एक एक बात साफ शब्दों में रखी। सर, एक इंस्पेक्टर खुलेआम जनता को पीट रहा है, रिश्वत मांग रहा है। उसने मेरी मां पर हाथ उठाया और आज सिर्फ इसलिए एक लड़की को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया। एफआईआर लिखने के लिए भी पैसे मांगे गए, जबकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यह सीधा सीधा अपराध है। मुझे और मेरी मां को न्याय चाहिए। फिर पूजा ने आगे कहा, सर, मैं प्रेस मीटिंग चाहती हूं। यह मामला सिर्फ मेरा नहीं है। अगर इसे दबाया गया तो ऐसे लोग कानून को अपनी जेब समझते रहेंगे। डीएम राकेश शर्मा ने बिना देर किए आदेश दिया, आज शाम प्रेस हॉल तैयार होगा। आप खुलकर अपनी बात रखिए, प्रशासन आपके साथ है। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सर। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां, मोबाइल के नोटिफिकेशन, चौराहों की चर्चाएं, हर जगह एक ही खबर थी, गुलगुले वाली महिला को इंस्पेक्टर ने मारा। वीडियो वायरल है। पता है उसकी बेटी डीएम ऑफिसर है। सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थी, डीएम ऑफिस के प्रेस मीटिंग हॉल पर। सबको लग रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। दोपहर के 1 बजने वाले थे। डीएम ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। मीडिया की लंबी कतारें थी। हर न्यूज चैनल एक ही सवाल दोहरा रहा था, इंस्पेक्टर रविंद्र पर क्या कार्रवाई होगी? क्या गुलगुले वाली मां को इंसाफ मिलेगा? हॉल के अंदर भीड़ भरी थी। हर कोना कैमरों और माइक से भरा हुआ था। मंच पर डीएम राकेश शर्मा बैठे थे। उनके दाईं ओर डीएम पूजा शर्मा और बाईं ओर रीता देवी शांत बैठी थीं। सामने पूरा मीडिया मौजूद था। डीएम साहब ने रीता देवी की ओर देखते हुए कहा, रीता देवी जी, आप अपनी बात खुद कहिए। रीता देवी ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। मैं गुलगुले बेचती हूँ, रोज सुबह टपरी लगाती हूँ। मेरी बेटी पढ़ाई करती थी, मैंने उसे अपनी मेहनत से पाला। इंस्पेक्टर रविंद्र रोज मेरी टपरी पर आते थे, गुलगुले खाते, चने उठाते और बिना पैसे दिए चले जाते। डर के मारे मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई। सोचती थी वर्दी वाला आदमी है,
कहीं दुकान ही ना उजड़ जाए। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर बस इतना कहा कि आज पैसे दे दीजिए। उसी पल उन्होंने मेरी गुलगुलों की प्लेट उलट दी, मुझे गालियां दी और बाजार के बीच सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। डीएम ने इशारे से कहा, रीता जी बोलती रहिए। रीता देवी की आंखें भर आईं। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, दुकान भी जाएगी, इज्जत थी। मैं तो चुप हो जाती, लेकिन किसी ने वीडियो बना लिया। उन्होंने पूजा की ओर देखा और वही वीडियो मेरी बेटी तक पहुंचा। उस दिन पहली बार लगा कि शायद गरीब को भी कभी इंसाफ मिल सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब हर नजर पूजा पर टिक गई थी। पूजा ने माइक संभाला और गहरी सांस लेकर बोली, मैं आज यहाँ एक डीएम अफसर की तरह नहीं, एक बेटी की तरह खड़ी हूँ। जब मैंने वो वीडियो देखा, मेरी दुनिया हिल गई। माँ के लिए मैं जिंदगी में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर एक गरीब महिला पर हाथ उठा सकता है। वह पल भर रुकी, फिर बोली, मैं खुद थाने गई, एक आम लड़की बनकर, सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और वही इंस्पेक्टर रविंद्र मुझसे भी रिपोर्ट लिखने के पैसे मांग रहा था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। पूजा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर ऐसे मामलों में इंसाफ नहीं मिला तो जनता का भरोसा वर्दी से उठ जाएगा। डीएम ने कहा, वीडियो चलाया जाए। लाइटें धीमी कर दी गई, बड़ी स्क्रीन ऑन हुई। बाजार का दृश्य, गिरती गुलगुलों की प्लेट, थप्पड़ सहमी भीड़, सब कुछ ज्यों का त्यों सामने आ गया। वीडियो चलते ही हॉल में खलबली मच गई। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए, कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। डीएम ने अपनी मोटी फाइल खोली। मैंने पीड़िता के बयान, वीडियो सबूत और डीएम पूजा शर्मा की रिपोर्ट, सबकी गहन समीक्षा की है। उन्होंने साफ शब्दों में फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर रविंद्र ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। एक गरीब महिला के साथ मारपीट की, रिश्वत मांगी और एक युवती पर भी हाथ उठाया। इंस्पेक्टर रविंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उसे अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाए। हॉल तालियों से गूंज उठा। बाहर खड़े पुलिसकर्मी तुरंत रविंद्र को लेकर आए और हथकड़ी पहनाए। वह चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया गया है, लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। भीड़ में से आवाज आई, अब समझ आया जनता कौन होती है। प्रेस मीट खत्म होने के बाद रीता देवी ने पूजा का चेहरा सहलाया। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, मेरी जिंदगी भर की तकलीफ जैसे एक दिन में मिटा दी। पूजा मुस्कुरा दी। माँ, आप हमेशा कहती थीं, सच कभी हारता नहीं। आज वही साबित हुआ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हो सर? याद रखना, जनता के डर से बना सिंहासन एक दिन पैरों तले टूटता है। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की। थाने ले जाना बहुत दूर की बात है। तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। मैं थाने पहुंची तो समझ लेना, तुम सबका पूरा थाना कांप उठेगा। भैया, शिमला मिर्च कई रुपए किलो दे रहे हो? आज की सब्जियां बहुत ताजी लग रही हैं। आज मम्मी को बहुत पसंद आएगी भैया। हरी भरी सब्जियां। कहाँ से लाते हैं भैया आप सब्जियां? मैडम, आज सब्जियां बहुत फ्रेश बा, मंडी से सीधा ले लेनी, कीमत भी सही दे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, तभी इतना ताजा लग रहा है। मम्मी तो बहुत खुश हो जाएंगी। चलिए भैया, थोड़ा तौल दीजिए ना फिर। आज तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। क्या क्या तौल दूं मैडम? आज सब्जी बहुत फ्रेश है, सुबह मंडी से लाया हूँ, मम्मी जी को जरूर पसंद आएगी। सुनो सुनो, सब्जी वाले और दुकानदार ध्यान दें, 1 महीना पूरा हो गया है, पैसा वसूली का समय आ गया। पिछली बार की तरह अब की बार भी कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि बड़े साहब भी रास्ते में हैं। सब लोग ध्यान से सुन लें। चलो जल्दी करो, अपने अपने दुकान से पैसे लेकर लाइन में लग जाओ सभी लोग। सर, दुकानदारी इस बार बहुत धीमी रही है, ठंड के मारे ग्राहक भी कम आए। थोड़ा वक्त दे दीजिए सर, वरना हम कैसे देंगे? अभी मैंने कहा कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है। हाँ, रुक जा, अभी साहब को आने दे, फिर तेरी औकात साहब ही बताएंगे। आज तू बचेगा नहीं, भिखारी आदमी। ये सब क्या चल रहा है?
किस चीज की असूली हो रही है और आप किस बड़े साहब की बात कर रहे हैं? और आप सब इन सब्जी वालों से क्यों पैसे ले रहे हैं? किस बात के पैसे वसूल रहे हो? मैडम, अगर सब्जी लेने आई हो तो सब्जी लो और निकल जाओ यहाँ से। मेरा समय खराब मत करो, वरना बाद में मौका भी नहीं मिलेगा यहाँ से जाने का। मैडम, आप यहाँ से चली जाइए। ये सब हर महीने होता है, कानून से कौन जीत पाएगा? इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, आप यहाँ से चली जाओ, हमारे बीच में मत पड़ो। हमारे वजह से आपको कोई दिक्कत हो जाए बाद में। चाचा, आप सब दिन भर मेहनत करते हैं, आपकी कमाई कोई और क्यों लेगा? आज के बाद कोई पुलिस को पैसे नहीं देगा। ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं। समाज सेवा का नाटक हम रोज देखते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को हम थाने में रोज घसीदा करना जानते हैं। सीधा करना? पहले अपनी जुबान सीधी करना सीख लो। समाज सेवा नाटक नहीं है, जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती हूँ, डरना नहीं। इतना जोश थाने में दिखाना, यहाँ नहीं। यहाँ कानून हमारा चलता है, तेरी जिम्मेदारी नहीं। कानून कोई दुकान नहीं है, जो तुम चाहो वो चले। कानून देश का है, और देश किसी एक वर्दी से नहीं चलता। बहुत चालाक बन रही है। बड़े साहब आएंगे तो यही सबके सामने तेरी अकड़ निचोड़ देंगे। डराने का शौक है तो किसी कमजोर को ढूंढ। मैं उन लोगों में से नहीं जो वर्दी देखकर चुप हो जाएं। कानून से बड़ा कोई साहब नहीं होता, ये याद रखना। रामू, देख लिया आज मेरी कितनी पावर है? ये सब देख रहे हैं कैसे सर झुका के मेरे सामने खड़े हैं। साहब, आज तक तो मैंने सुना ही था, आज देख भी लिया आपकी असली पावर। मजा आ गया। इन गरीबों की यही असली औकात है। ये सब कुछ भी नहीं है मेरे सामने। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े बदमाश हमसे सलामी ठोकते हैं। हर महीने 3-4 करोड़ रुपए देते हैं आके थाने में। तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो माला माल हो जाओगे कुछ ही दिनों में, और हम सब मिलकर पूरे शहर पर राज करेंगे। अरे अभी तक शेरा क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया? वो तो माइक लेकर बहुत पहले सब्जी वालों को सूचना देने गया था। कहाँ रह गया? शेरा से कुछ काम नहीं होता, चल के हमें ही देखना पड़ेगा। कहाँ रह गया बेवकूफ? तेरी इतनी औकात, सामने पुलिस खड़ा है और तुझे डर नहीं लग रहा? मैं तेरे जैसे पुलिस वालों से नहीं डरती। आज मैं भी देखूंगी तेरे बड़े साहब कितने महान हैं, कि सरकारी वर्दी का घमंड है। कौन मुझे देखना चाहता है? हम भी तो देखें किसकी इतनी मजाल हमारे इलाके में हमारी अनुमति के बिना आवाज उठा रही है। चल बता, तू झाम कजलो, शेरा से तू क्यों बहस कर रही? शेरा कोई पैसा देने से मना कर रहा है? सर, ये लड़की बहुत देर से हमारे मामले में डांग लड़ा रही है, बहुत परेशान कर रखी है। क्यों रे चुलबुली, तुझे अभी नहीं पता है ये मेरा इलाका है, या तुझे किसी ने बताया नहीं? शेरा, अभी इसको नहीं पता होगा यहाँ के बारे में। लगता है शहर में नई नई आई होगी। नहीं हूँ सर, पर नालायक नहीं। इलाका आपका होगा, पर दुकान जनता की है, और जनता की चीज पे आपका धौंस नहीं चलेगा। हरामजादी लड़की, जुबान चलती है तेरी। अकड़ अभी तोड़ दे रहा हूँ, रुक। वर्दी में बदतमीजी शान नहीं कहलाती। मैं आम हूँ, लेकिन गुलाम नहीं। ओए, जुबान संभाल। वर्दी पे तंज कसने की औकात नहीं है तेरी। कानून की बातें हमें मत सिखा। यहाँ कानून हम लिखवाते हैं और पढ़वाते भी। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हो सर? याद रखना, जनता के डर से बना सिंहासन एक दिन पैरों तले टूटता है। इस लड़की को जीप में बिठाओ, थाने ले जाओ, वहां इसका हिसाब होगा। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की। थाने ले जाना बहुत दूर की बात है। अभी तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। जब पता चलेगा तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, दोगले इंस्पेक्टर। सरकारी वर्दी पहनकर तुम लोग जनता का पैसा वसूल कर रहे हो। शर्म नहीं आती? देश के लिए तुम लोग धब्बा हो। तुम लोगों के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। बात तुम सबकी वर्दी अब उतरेगी बहुत जल्दी। बहुत भाषण दे रही है। तू हमारी वर्दी उतरवाएगी? तू जब कोर्ट पहुंचेगी तभी तो वर्दी उतरवाएगी। इस हरामजादी लड़की को थाने ले चलो, थाने में इससे मसाज करवाऊंगा। ले चलो जल्दी। तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। मैं थाने पहुंची तो समझ लेना तुम सबका पूरा थाना कांप उठेगा।
सर, मैडम को छोड़ दीजिए। मैडम को अभी यहाँ के बारे में नहीं पता है। अब तू हमें बताएगा क्या करना है? हट जा रास्ते से, वरना तुझे भी जेल में डाल देंगे, समझा? 2 कौड़ी का आदमी हमारे बीच में टांग लड़ाएगा? हट! तुम लोग इतना नीचे गिर सकते हो कि एक गरीब सब्जी वाले को मार भी सकते हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़की जब तक यहाँ रहेगी बकवास करती रहेगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़की को पकड़कर गाड़ी में बिठाओ, जल्दी करो। आज इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। थाने में पता चलेगा कि पुलिस से टकराने का अंजाम क्या होता है। लो मैडम, पहुंच गए आपकी नई मंजिल पे। थाने में आपका बड़ा इंतजार हो रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? और मार्केट में इतना तमाशा क्यों कर रही थी? तमाशा तो आप लोगों ने किया जब एक बेचारे सब्जी वाले को सड़क पे गिरा दिया। बोल बोल। सच बोलना अगर तमाशा है तो हाँ, मैंने तमाशा किया। बस। पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खड़ी हूँ। और सुनो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 100 बार करूंगी। ज्यादा हवा चढ़ गई है तुझे। थाने में खड़ी होकर हमें चुनौती दे रही है। यहाँ तेरे जैसे बहुत आए, सबकी अकल निकाल दी। इस हरामजादी लड़की को जेल में डाल दो, खाना पानी सब बंद कर दो, फिर सारी अकल ठीक आने लग जाएगी। सलाखें मुझे नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारी नींद जरूर उड़ा देंगी। अभी खेल शुरू हुआ है, खत्म मैं करूंगी। बहुत बोल रही थी, अब उसको समझ आ गया होगा। पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। सर, आपने सही किया। ऐसी लड़कियों की जगह जेल में ही होती है। बहुत जुबान चला रही थी, एक दिन में सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। मैंने वकील साहब को मैसेज कर दिया है। देखो कब तक थाने में पहुंचते हैं, तब तक मुझे शांत रहना होगा। सर, बाहर वकील साहब आए हैं, बहुत तेजी से थाने के अंदर आ रहे हैं। हाँ, तू फिर क्यों इतना डर रहा है? थाने में रोज वकील आते हैं, फिर डरने की क्या जरूरत? सर, शहर के सबसे बड़े वकील साहब आए हैं, राय साहब आए हैं। आप समझो सर। क्या राय साहब आए हैं? उनको थाने आने की क्या जरूरत पड़ गई है? वो तो कभी नहीं आते हैं। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कभी कभी इतना गलत काम कर देते हैं कि मुझे मजबूर होकर थाने आना पड़ता है। क्या सर, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसकी वजह से आपको थाने आना पड़ा? मैं समझ नहीं पा रहा। भूल तूने बहुत बड़ी कर दी है इंस्पेक्टर। अभी तुझे पता नहीं है तू किसको गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर रखा है। जब तुझे पता चलेगा ना, तेरी रूह कांप जाएगी इंस्पेक्टर। सर, हम किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार नहीं किए, बस एक बदतमीज लड़की को लॉकअप में बंद किया है जो हमारे काम में टांग अड़ा रही थी। इंस्पेक्टर, जुबान संभाल के बोलो। मैडम के बारे में अब एक शब्द आगे बोला ना, मैं खुद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा केस बना दूंगा ना, जिंदगी भर चक्की पीसते रहोगे, समझे? वकील सर, वो मैडम नहीं, एक आम लड़की है जो बाजार में हम लोगों से जुबान लड़ा रही थी। अभी तुम सबको समझ नहीं आ रहा है। मैडम आम लड़की नहीं है, वो एक आर्मी अफसर है, समझा? क्या मैडम एक आर्मी अफसर हैं सर? हमें माफ कर दो, हम उन्हें पहचान नहीं पाए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम को लॉकअप से बाहर निकालो जल्दी। माफी अब मैडम से मांगना, समझे?
सर, अभी मैडम को लॉकअप से बाहर निकालते हैं। हवलदार, मैडम को जल्दी बाहर निकालो। मैडम जी आइए, अब बाहर चलिए। मैडम, आप ठीक हैं? हाँ वकील साहब, मैं ठीक हूँ। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप आर्मी अफसर हैं। माफी मांगने का समय निकल चुका है। तुम लोगों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन देश के गरीब परिवारों को जो भी दबाना चाहेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। अगर मैं चाहूं तो अभी 1 मिनट में तुम सबकी वर्दी उतरवा दूं, लेकिन मैं कानून की इज्जत करती हूँ मैडम। तुम्हें सजा कानून ही देगा। वकील साहब, क्या सभी पेपर तैयार है और सभी सब्जी वाले कहाँ हैं? या वाला? मैडम, सभी सब्जी वाले हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वो सब आपका बस इंतजार कर रहे हैं। फिर ठीक है, हमें भी जल्दी चलना चाहिए, वरना हाई कोर्ट बंद हो जाएगी, शाम होने वाली है। लेकिन मैडम, थाने के बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, उनको क्या जवाब दिया जाए? मीडिया वालों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना कुछ दुष्ट पुलिस की वजह से पूरे देश की पुलिस की बेइज्जती होगी। मैडम, हमें माफ कर दो, वरना हमारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। तुम सबको अब अपना परिवार दिख रहा है? कभी तुम लोग सोचा था उन सब्जी वालों के बारे में? वकील सर, अब हमें निकलना चाहिए, बहुत देर हो रही है, और तुम सभी पुलिस वालों जल्दी कोर्ट पहुंचो, वरना ठीक नहीं होगा। मैडम, क्या आप निर्दोष हैं? क्या पुलिस ने गलत किया? आप हाई कोर्ट क्यों जा रही हैं? मैडम, आप चुप क्यों हैं? क्या पुलिस ने आपके साथ गलत किया है? देश जानना चाहता है। मैडम, आप चुप क्यों हैं? क्या पुलिस ने आपके साथ गलत किया है? देश जानना चाहता है। मैं अपने लिए नहीं बोलती, मेरी आवाज उन लोगों के लिए है जिनके घर में रोटी से पहले चिंता पकती है, जो रोते भी हैं तो उनकी आह कोई नहीं सुनता। आज मैं उन्हीं गरीबों की उम्मीद बनकर खड़ी हूँ, क्योंकि अगर उनकी आवाज दब गई तो इंसाफ सिर्फ किताबों में रह जाएगा। मैडम, क्या आपको लगता है कि गरीबों की आवाज आज भी दबाई जाती है? आप उनके लिए किस तरह की इंसाफ की उम्मीद लेकर जा रही हैं? मैडम, आप कह रही हैं कि गरीबों की आवाज दब जाती है। क्या आप मानती हैं कि सिस्टम इस दर्द को नहीं सुनता? मैडम, अगर इंसाफ सिर्फ किताबों में रह गया तो गरीबों का क्या होगा? क्या आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट उन्हें न्याय देगा? गरीब की आवाज दबेगी नहीं, मैं उनके साथ हूँ। इंसाफ मिलेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। Madam, something! Tell us something! The country wants to know. Madam, just a few words. Respond to our questions. Move back, everyone. Stay behind the line. Driver, move forward! Clear the path, clear the path. आप सबके भरोसे ने ही मुझे यहाँ तक लाया है, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। कोर्ट कार्यवाही शुरू की जाती है। अभियोजन पक्ष अपने आरोप स्पष्ट करें। माय लॉर्ड, ये कानून नहीं, न्याय और जिम्मेदारी का सवाल है। आरोपियों ने अपना पद गलत इस्तेमाल किया और सच अदालत के सामने है। माय लॉर्ड, इन चारों पुलिस वालों ने 6 साल से सब्जी मंडी में गरीबों से पैसा वसूला है और एक आर्मी अफसर को बेवजह जेल में बंद कर दिया गया। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोप साबित हो चुके हैं। चारों पुलिस कर्मचारियों को 6 वर्ष की कारावास की सजा तथा पदच्युत किया जाता है। केस समाप्त। आज के बाद आप सबको किसी को पैसा नहीं देना है। अब आप सब खुश रहो।